Assalamu alaikum students. Today is our lecture 32. In our last lecture, lecture 31, we discuss consolidated financial statements, IS, principle of consolidated financial statements. When companies prepare consolidated financial statements, what are the accounting standards requirements, and it was quite important, quite interesting. We touched very basic stuff and important area in our last lecture. Yes, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं. And okay, first of all we'll go for quick revision. Yes students, जब आप लेक्चर लेंगे फर्स्ट 3 slides हैं वो बाद में आ रही हैं. So anyway, first of all we go for quick revision as usual. So very quickly, very quickly, as I said, IFRS 10 deal करता है consolidated financial statements को, right? So tell me very simple way, in very simple way of definition, पेरेंट्स और सब्सिडरी क्या होती हैं, जो भी आपको ज़हन में है, जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है. सब्सिडरी किसे कहते हैं, सब्सिडरी किसे कहते हैं? यस, आप बताएं प्लीज. सब्सिडरी, हाँ जी, विच आर कंट्रोल्ड बाय द अदर एंटिटी विच ओन्स 51. गुड. एंड अदर वे अराउंड, आपके साथ जो बैठे हैं, पेरेंट्स किसे कहते हैं? पेरेंट कंपनी. Good. The entity that controls of one or more entity, and subsidiary an entity that is controlled by another entity known as parent. Control of investee क्या होती है? An investor controls an investee when the investor is exposed. आप investors हैं, आप investee को control कर रहे हैं. किसको? investee को. जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट आपने इंटरेस्ट किया उसको कंट्रोल कर रहे हैं. गुड. हु विल टेल मी द लिटिल बिट नॉलेज ऑफ कंट्रोल. कंट्रोल किसको कहते हैं इन अकाउंटिंग? व्हाट इज कंट्रोल मीन? गुड टू नो के आज सब हाथ खड़ा कर रहे हैं, माशाल्लाह आ रहा है. आपको लगता है इंटरेस्टिंग लगा ये एरिया? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑल इंटरेस्टिंग गाइस, ऑल इंटरेस्टिंग. टुडे इज लेक्चर 32. आप देखें लेक्चर 1 to आगे आप लेके जाएं. कोई एक चीज़ बताएं जो प्रैक्टिकली ना हो. आप सोचें जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं पास्ट में, हमने जितने टॉपिक डिस्कस किए हैं उनका प्रैक्टिकल लाइफ से, प्रैक्टिकल बिजनेस की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से वेरी क्लोज, नहीं कहते ना 100% टच है उसके साथ, रियलिटी के साथ. ये कंपनीज डेली फेस करती हैं चीज़ें. आप जाके नेट पे देख लें, आप अपनी रिसर्च में देखें, जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से. और भी कुछ बहुत से टॉपिक्स अभी थोड़े से रह गए थे, लेकिन जो मेन एरियाज थे जो आपको एज ए बीइंग एन MBA स्टूडेंट्स आपको आने चाहिए. आपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्कस किए कि रिपोर्टिंग किस तरह होती है, तो आप देखें सारे इंपॉर्टेंट थे और सारे इंटरेस्टिंग हैं. और मैंने कोशिश की आपको इस वे से बताने की कि आपको चीज़ आप डाइजेस्ट कर सकें. राइट. सो गुड. कंट्रोल के बारे में बताएं माय फ्रेंड. सेकंड फ्रॉम दिस रो, सेकंड रो से लास्ट से सेकंड लास्ट आप. यस फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल के बारे में थोड़ा बताएं. कंट्रोल इज गुड. वोटिंग पावर, वेरी गुड, यू आर टॉकिंग. IFRS 10 आपको गाइडलाइन दे रहा है. Consolidated financial statement should be prepared when the parent company has control over the subsidiary. Control is usually established based on ownership of more than 50% of voting right.
गुड। IFRS 10 कंट्रोल को आइडेंटिफाई कैसे कर रहा है? पावर ऑफ द यूनिवर्सिटी जो आपने बताया, एक्सपोजर और राइट टू वेरिएबल रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वॉल्वमेंट विद द यूनिवर्सिटी, द एबिलिटी टू यूज इट्स पावर, the ability to use its power, good, over the university to affect the amount of investors' return. Very good. Yes. Interesting. Which parent companies are exempted to produce consolidated financial statement? What type of parent companies are exempted to produce consolidated financial statements? कौन सी ऐसी पेरेंट कंपनीज हैं जिनको लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो consolidated financial statements बनाए? हम we discussed in our last lecture, I think 3 or 4 points है, very interesting. And 1 minute, आप बताएं please. Yes, just 1 point first. Okay, excellent stuff, excellent. मेरा दिल कर रहा है मैं आपके लिए क्लैप करूं, आपने बड़े कॉन्फिडेंस से एक फ्लो में बता दी बात. गुड गुड, थैंक यू फॉर दिस पॉइंट. वन मोर पॉइंट देन गो फर्दर. वन मोर पॉइंट फ्रॉम दिस साइड. यस, ये जो या थर्ड पे बैठे हैं इस रो में आप. यस, ब्लू शर्ट. यस, यू. सेकंड पॉइंट जो आपके फ्रेंड्स ने बता दिया एक पॉइंट, उसके बाद जो यस, हाँ, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. द पॉइंट यू मेंशन वेरी वेल, द पेरेंट्स itself is a wholly owned subsidiary. The parents itself is a wholly owned subsidiary or a partially owned subsidiary and its owners have been informed about it. जो मैंने यहाँ पे लास्ट लेक्चर में थोड़ी ड्राइंग भी की थी कि आप एग्जांपल कह दी थी मैं पेरेंट हूँ, आप मेरी सब्सिडरी है, तो मुझे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी चाहिए. लेकिन अगर मैं खुद किसी की सब्सिडरी हूँ, मेरी भी पेरेंट कंपनी है, तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा. पेरेंट इटसेल्फ इज होली ओन सब्सिडरी और अ पार्शियली ओन सब्सिडरी एंड इट्स ओनर्स हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट एंड डू नॉट ऑब्जेक्ट टू. कोई ऑब्जेक्ट नहीं उनको, ओनर्स को बताया द पेरेंट इज नॉट प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. गुड. एंड द पॉइंट यू रेज के थर्ड वन यू रेज, द पेरेंट डिड नॉट फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द सिक्योरिटी कमीशन, Pakistan Security Exchange Commission of Pakistan, SECP. In other words, the parents' debt or equity instruments are not traded in a public market. आप के शेयर्स ट्रेड नहीं कर रहे, आप स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है, आप जनरल पब्लिक से आप ओपनली ट्रेड नहीं कर सकते, शेयर्स नहीं सेल कर सकते. तो उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वो उनको एग्जाम्पशन हो सकती है कि वो फॉर एग्जांपल फैमिली बिजनेस है, हमारा फैमिली बिजनेस है, हमने 2-3 कंपनीज बनाई हुई हैं, तो हम कंसोलिडेटेड बनाए या ना बनाए एग्जाम्पशन है. लेकिन जब आप SECP से रजिस्टर हो जाते हैं, आप जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हैं टू बाय शेयर्स, आप डिबेंचर इशू करते हैं, लोन और इशू करते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स इशू कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं, देन यू आर बाउंड अकॉर्डिंग टू IFRS 10. You have no choice, you have no options, you have to prepare consolidated financial statements. Okay, good. क्यों डायरेक्टर्स चाहेंगे कि सब्सिडी की परफॉर्मेंस को शो ना किया जाए कंसोलिडेटेड में? कुछ रीजंस हैं. जस्ट अप जी, फर्स्ट वन, पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. गुड, वेरी गुड. ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस. ओके, वेरी गुड. आप ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस. वेरी गुड, very good. Last point. Yes, different business activity. Excellent stuff, very good. आपने 3 points बताए. The directors of a parent company may not wish to consolidate some subsidiaries due to poor performance, poor financial performance, different activities, but उनके विश से, उनकी डिज़ायर से ऐसा नहीं होता. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया, दीज रीजंस आर नॉट परमिटेड अकॉर्डिंग टू IFRS. डियर स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन डिफरेंट वे से पूछा जाए, ये वो चीज़ें हैं जो बिफोर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो रही थी,
मैनिपुलेशंस हो रही थी, ये वो चीज़ें। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या IFRS नहीं थे, अकाउंटिंग गाइडलाइंस नहीं थी, कंपनी अपनी डिस्क्रिप्शन करती थी, अपनी मनमानी कर रही थी, जो उनके फेवर में चीज़ें आती थी उसको इनकॉर्पोरेट कर रही थी, इंक्लूड कर रही थी, जो उनके फेवर्स में नहीं थी उसे एक्सक्लूड कर रही थी। फॉर एग्जांपल, पुअर परफॉर्मेंस दे रही है एक सब्सिडी, उसको आउट रखा, शो नहीं किया, हालांकि कंट्रोल है, राइट, सब्सिडरी है। एक पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थी उसकी, आउट रखा। डिफरेंट एक्टिविटीज थी। आई थिंक इन लास्ट लेक्चर आई गेव यू एग्जांपल विच वन, होटल इंडस्ट्रीज। मैंने अभी कहा था कि अगर हमारे पास 10 होटल्स हैं, 8 होटल्स हैं, 2 हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, तो आउट रखा। सो पहले ये चीज़ें हो रही थी। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए, IFRS की गाइडलाइंस आई, ये ऑप्शंस, ये चॉइसेस, ये डिस्क्रिप्शनरी पावर्स सब बंद हो गए। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। दीज रीजंस आर नॉट परमिटेड अकॉर्डिंग टू IFRS। अगर आप ये कर रहे हैं, आप रिपोर्टिंग गलत कर रहे हैं, यू आर डूइंग रॉन्ग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यू आर मिसलीडिंग टू योर यूजर्स, यू आर गिविंग very wrong information to your users, all users. Okay, so yes, non-conterminous years ends. Non-conterminous year ends क्या होता है? कोई वैसी एग्जांपल देके बता दे। नहीं, थोड़ा बैक बेंचर्स से आगे जो बैठे हैं, ये वॉल के साथ, वॉल से आगे 3rd रो पे जो आप बैठे हैं, यस, ये वाइट एंड ब्लैक टी-शर्ट, आप प्लीज 3rd पे आप बताएं, नॉन कंट्रीमिनियस ईयर्स एंड क्या होते हैं? गुड, हाँ, थोड़ी सी एग्जांपल दे दें, थोड़ी सी एग्जांपल। ओके, गुड, आपको आता है, वेरी गुड। आई थॉट जो इम्प्रेशन आप दे रहे थे शायद आप पढ़ के नहीं आए, लेकिन आपने तो आराम आराम से बताया और अच्छा बताया, गुड, वेरी गुड। आपने बताया कि कंपनीज, पेरेंट कंपनीज का सब्सिडी के साथ फाइनेंशियली ये डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपकी पेरेंट कंपनी है, उसका फाइनेंशियल ईयर एंड है जनवरी टू दिसंबर, आपकी जो सब्सिडरी है उनका डिफरेंट है। नॉर्मली प्रैक्टिस में ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि अगर ऐसा हो भी, आफ्टर सम टाइम, मैक्सिमम 2 years टाइम, कोई रीज़न होती है, कंपनी एक्वायर की होती है, हमने सब्सिडी को अभी बाय किया है, तो अभी बाय किया तो ईयर एंड आ गया, 3 months के बाद, 6 months के बाद आ गया, फिर नेक्स्ट ईयर में कुछ और ऑब्लिगेशन वो मीट हो रही हैं, तो एटलीस्ट जो बाय एंड लार्ज आप कह सकते हैं 2 years टाइम में जब भी आपकी सब्सिडी बनती है, तो सब्सिडी कोशिश करती हैं कि आपको आपके जो फाइनेंशियल ईयर एंड है, आपके फाइनेंशियल ईयर एंड है, योर ईयर एंड योर सब्सिडीज ईयर एंड शुड बी द सेम, योर ईयर एंड सब्सिडरी ईयर एंड शुड बी द सेम for the purpose of जिस तरह आप बात कर रहे थे कि कंपनीज का ईयर एंड जो है, कंपनीज का ईयर एंड, पेरेंट्स कंपनी का ईयर एंड, वो आपके किससे, सब्सिडी से डिफरेंट हो सकता है, ऐसे ही है ना। जब ये चीजें हो रही हैं तो आप देखें कि मैंने आपको बताया कि 6 months के बाद, 1 year के बाद, 2 years के बाद लाइन अप हो जाती हैं। क्या लाइन अप होती है कि सब्सिडी जो है वो अपने ईयर एंड को, इसमें जैसा आपने अच्छी तरह बताया, और उसमें अगर पॉसिबल अभी नहीं है तो आप उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हैं, सब्सिडी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती हैं, ये भी आपने मेंशन किया। और इफ़ इट इज़ इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो, IFRS 10 allows use of subsidy financial statements made up to a date of not more than 3 months earlier or later than the parent's reporting date, with due adjustments for significant transactions or other events between the dates. Okay, good.
Uniform accounting policy. Who will tell me briefly about uniform accounting policy? हाँ, गुड, ये खुद बताना शुरू, वेरी गुड। चलें आपने, वेरी गुड। इसके क्या फायदे हो सकते हैं यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज यूजर्स के लिए? गुड गुड, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल हो जाती है, रेलिवेंट, रिलायबल आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गुड। If a member of a group uses accounting policies other than those adopted in the consolidated financial statements for like transactions and events in a similar circumstances, अगर आपकी सब्सिडीज जो हैं वो कोई और अकाउंटिंग पॉलिसीज, कोई डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट करिए एज कम्पेयर टू योर पेरेंट कंपनी, यस, सो आप जो है वो, यस, इवेंट्स इन सिमिलर, आप जो है एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स करते हैं, जो आपने बताया एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स आर मेड टू दैट ग्रुप मेंबर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू इंश्योर कन्फॉर्मिटी विद द ग्रुप्स अकाउंटिंग पॉलिसी। एक्सीलेंट स्टफ, वेरी गुड, गुड। द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप अकाउंट्स, द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप अकाउंट्स, व्हाट इज अ ग्रुप? हम अभी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह रहे हैं ना। द कंसेप्ट ऑफ ग्रुप अकाउंट्स, what is a group? If one company owns more than 50% of the ordinary shares of another company, if one company owns more than 50% of the ordinary share of another company, जिस हमने पहले बात की, this will usually give the first company control of the second company. This will usually give the first company control of the second company. The first company, the parent company P, has enough voting power to appoint all the directors of the second company, the subsidiary company S. The first company, the parent company P, has enough voting power to appoint all the directors of the second company, the subsidiary company S. P जहाँ पे आप मेंशन कर रहे हैं वो पेरेंट कंपनी, और जहाँ S मेंशन कर रहे हैं वो आपकी सब्सिडियरी है। What is a group? If one company owns more than 50% of the ordinary shares of another company, वो कंट्रोल हो जाता है आपका। Yes, the first company has enough voting right. जब 50% शेयर एंड 50% अबव होते हैं तो आपका वोटिंग राइट हो जाता है, तो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन आप ज़रूर इस चीज़ को भी कंसिडर करें, कई सिनेरियोज में ऐसा हो जाता है कि आपका वोटिंग राइट भी है, आपका 50% शेयर भी है, लेकिन कंट्रोल नहीं है, आप कर नहीं रहे। तो वो सिचुएशन भी ऐसी होती है जिसमें आप अकाउंटिंग क्या है, सब्सटेंस, कमर्शियल सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। लीगल फॉर्म तो आपकी है कि आपके 50% शेयर भी हैं, आपका वोटिंग राइट भी है, लेकिन कमर्शियल सब्सटेंस आपका शायद ना हो, ये रीजन हो सकती है। तो मोस्टली हमने क्या देखा है, हमने लीजेस में भी देखा है, कमर्शियल सब्सटेंस प्रीवेल करता है, कमर्शियल सब्सटेंस प्रीवेल करता है किस पे, लीगल सब्सटेंस पे, लीगल फॉर्म पे, ऐसे है ना। तो इसमें भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, लेकिन हम सिंपल इसको रख रहे हैं कि ग्रुप क्या है, सब्सिडी क्या है, 50% वोटिंग राइट आपके होते हैं, तो ये उसमें चीजें हैं। ग्रुप अकाउंट्स, द की प्रिंसिपल undertaking group account is the need to reflect the economic substance of the relationship. ये कंट्रोल, यस, अगर आपका ये पेरेंट कंपनी है, ये सब्सिडियरी है, 50% आपका है, तो ये सिंपल आया था कंट्रोल में, कंट्रोल ग्रुप। आपका पेरेंट का सब्सिडियरी में कितना शेयर है, 50%, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। P is an individual legal entity, S is an individual legal entity, P controls S and therefore they form a single economic entity, the group. P is an individual legal entity, S is an individual legal entity, P controls S and therefore they form a single economic entity, the group.
द सिंगल इकोनॉमिक यूनिट कंसेप्ट क्या है? द सिंगल इकोनॉमिक यूनिट कंसेप्ट क्या है? द पर्पज ऑफ कंसोलिडेटेड अकाउंट इज टू present financial information about a parent undertaking and its subsidiary undertaking as a single economic unit. Present financial information about a parent undertaking and its subsidiary undertaking as a single economic unit. Show the economic resources controlled by the group. Show the obligation of the group. Show the results of the group activities with its resources. So, पर्पस ऑफ कंसोलिडेटेड अकाउंट्स क्या है कि आप एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट बताते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताते हैं, अपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो आपने कंट्रोल किए हैं आप वो बता रहे हैं, आप पूरे ग्रुप की जो ऑब्लिगेशंस हैं वो बता रहे हैं, आप रिजल्ट्स द ग्रुप अचीव्स ये बता रहे हैं, राइट? तो ये चीज़ें जो हैं ये आप कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में बताई जाती हैं. पर्पस है द पर्पस ऑफ कंसोलिडेटेड अकाउंट्स. हमें कैसे पता चलेगा इस पूरे ग्रुप की ऑब्लिगेशंस कितनी है? ये इतना एक ग्रुप है, इसकी अपनी सब्सिडीज है, नीचे कंपनी यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं. जब कंट्रोल होता है तो इसका मतलब आप उनके सारे एसेट्स लायबिलिटीज ऑन कर रहे हैं, तो उसको हमें कैसे पता चलेगा इनके एसेट्स कितने हैं? ये पर्पज है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कि फुल ग्रुप की एसेट्स वर्थ बताई जाती है. सिमिलरली हाउ विल नो द होल ग्रुप ऑब्लिगेशंस? अगर वो ग्रुप फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन पे जा रहा है, लोनिंग पे जा रहा है, कुछ थर्ड पार्टी से डील हो रही है और थर्ड पार्टी वांट टू नो द डेट पोजीशन ऑफ द कंपनी. डेट पोजीशन क्या है, क्या ऑब्लिगेशंस हैं? तो अगर वो कंसोलिडेट नहीं किया हुआ अकाउंट्स, सारे सब्सिडी से अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं आए हुए, कैसे पता चलेगा? शो द इकोनॉमिक रिसोर्सेज कंट्रोल बाय द ग्रुप. शो द ऑब्लिगेशंस ऑफ द ग्रुप. Show the results the group achieves with its resources. Yes. About related parties, I think we touch related parties in our last class, in last few lectures as well. कि related parties क्या होती हैं, और मैंने आपको थोड़ा सा ये mention किया था कि related parties transactions nowadays are very common topic. वेरी हॉट टॉपिक कह सकते हैं आप, करंट इश्यूज में आ रहा है कि रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन जब होती हैं इस पे अब गाइडलाइंस आ गई है. रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना मैंडेटरी हो गया है. जब आप कोई भी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड पार्टी से कर रहे हैं यू हैव टू डिस्क्लोज दिस. क्यों? अगर वो एट आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन भी हुई हैं, जैसी भी हुई हैं, लेकिन फिर भी आपने डिस्क्लोज करना है. और मोस्टली जब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती है वो एट आर्म्स लेंथ नहीं होती है. एट आर्म्स लेंथ किसको कहते हैं? जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होती हैं. ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. और इसमें कंसोलिडेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहा जाता है रिलेटेड पार्टीज के बारे में? लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू पार्टीज आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड इफ. टू पार्टीज आर considered to be related if one party has the ability to control the other party. One party has the ability to control the other party. One party has the ability to exercise significant influence. One party has the ability to exercise significant influence over the other party. The parties are under common control. One party has the ability to control the other party. One party has the ability to exercise significant influence over the other party. The parties are under common control. The parties are under common control. Under common control. The parties are under common control. So एक पार्टी जो है जो दूसरी पार्टी पे कंट्रोल रखती है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखती है और किसी अंडर कॉमन कंट्रोल हो, तो ये सब रिलेटेड पार्टीज हैं. टू पार्टीज तो जैसी भी इस कंडीशन पूरी होगी, ये थ्री चीज़ें आप देखेंगे तो वो पार्टीज इस डेफिनेशन में आती हैं कि वो रिलेटेड पार्टीज हैं. अब आप देखेंगे कि आपके पास सिनेरियो आता है, आप देखते हैं भाई ये इसको कैसे देखा जाए, तो आप पहले क्या देखेंगे कि इसकी एबिलिटी टू कंट्रोल भी है या नहीं है, फिर एबिलिटी टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के थ्रू है,
और ये अंडर कॉमन कंट्रोल किसी हो रहा है तो ये रिलेटेड पार्टीज है। कॉमन कंट्रोल मीन कि एक जगह से कोई ऐसी जगह से कॉमन कंट्रोल हो रहा है कि उसका इन्फ्लुएंस इस पे आ रहा है, तो ये अंडर कॉमन कंट्रोल है। देयरफॉर अ कंपनी दैट इज अ सब्सिडियरी इज अ रिलेटेड पार्टी ऑफ इट्स पेरेंट कंपनी। अगर ये चीज देखी जाए, एबिलिटी टू कंट्रोल, एबिलिटी टू एक्सरसाइज, तो सब्सिडी जो है वो रिलेटेड पार्टी है। अ कंपनी दैट इज अ सब्सिडियरी is a related party of its parent company. This means that the financial statements may have been affected by the related party transactions. This means that the financial statements may have been affected by related party transactions. ऐसे ही है ना? Good. तो financial statements affect होती हैं related party transactions से. The type of transactions that may occur between parent and subsidiary related parties and their impact on the financial statements of the individual company and group are the type of transactions जो parent और subsidiary related parties के दरमियान होती हैं, वो impact कैसे करती हैं financial statements को। ये एरिया ज़रा देख रहे हैं, impact on financial statements of the individual company and group are right. The types of transactions that may occur between parent and subsidiary and their impact on the financial statements of the individual company and group are क्या है? Transaction, sales and purchases. Sales and purchases आप किस में कर रहे हैं? Related party से, right? इसका impact क्या है? Potential impact क्या है इसका? Favorable prices, affecting profits, advantageous settlement terms, affecting receivables and payables days. Favorable prices, आप related party के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सेल्स उनसे ले रहे हैं या उनको चीज़ें बेच रहे हैं, परचेज कर रहे हैं या सेल्स कर रहे हैं, आप फेवरेबल प्राइसेस कर सकते हैं ना। किस पे इफेक्ट होगा? प्रॉफिट पे। सेटलमेंट टर्म्स में एडवांटेज आप ले सकते हैं। आप जब सेटलमेंट टर्म्स में एडवांटेजेस ले सकते हैं, सेटलमेंट टर्म्स क्या होती हैं? आप नॉर्मली कस्टमर को 1 मंथ दे रहे हैं, आप रिलेटेड पार्टीज की वजह से आप 3 मंथ्स टर्म दे रहे हैं या ले रहे हैं, ठीक है? तो इफेक्ट क्या हुआ है? आपके रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स। सो ये एग्जांपल्स हैं कि ट्रांजैक्शन में, सेल एंड परचेजिंग में क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट आपको बता दिया, प्राइसेस में फेवर हो सकती है, प्रॉफिट में इफेक्ट हो सकता है, सेटलमेंट टर्म्स हो सकती हैं, आपके रिसीवर एंड पेएबल इफेक्ट हो जाते हैं अगर आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। दीज आर द पॉसिबिलिटीज। ट्रांजैक्शन में क्या है? फाइनेंस। पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या है? फेवरेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट अफेक्टिंग प्रॉफिट्स। लेट्स सी आपने फाइनेंस करवाया है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से, या कराया या दिया है, बोथ साइड्स। सो आपको फेवरेबल इंटरेस्ट रेट मिल गया, इम्पैक्ट क्या हुआ? प्रॉफिट। सी थोड़ा आप इस पर सोचे, आप देखें। हाँ, ये हम बात कर रहे हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन क्या है जिसको आप ध्यान में रखें कि सब्सिडीज जो है रिलेटेड पार्टी ना हो। सब्सिडी के साथ ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, आप सब्सिडी के साथ आप सेल एंड परचेज कर रहे हैं। लेट्स सी मैं पेरेंट हूँ, आप मेरी सब्सिडीज हैं। मैं बिजनेस करता हूँ फर्नीचर सेल करने का। किसका? फर्नीचर सेल करता हूँ, फर्नीचर बनाते हैं और फर्नीचर सेल करते हैं। आप सब्सिडरी हैं, आपका बिजनेस है वुड का, लकड़ी का। आप सिर्फ वुड जो है सेल करते हैं, आप बाहर सेल करते हैं, लेकिन मैं आपकी पेरेंट कंपनी हूँ, मैं आपसे भी वुड सेल करता हूँ, ठीक है? अगर मैं आपसे वुड सेल करता हूँ तो मैं आपसे फेवर चाहूँगा। अगर फेवर रिलेटेड पार्टी हमारी आती है, आप मेरी सब्सिडरी हैं, मैं आपसे टर्म्स ही में, चले प्राइस में नहीं करता, टर्म्स में कर लेता हूँ, सेटलमेंट टर्म्स में, कि आप मुझे 6 मंथ्स क्रेडिट दे दिया करें, बाकी कस्टमर को आप 2 मंथ्स देते हैं। तो जब ये टर्म्स करेंगे तो एडवांटेजेस सेटलमेंट टर्म्स आ जाएगी ना। इफेक्ट क्या होगा? रिसीवेबल्स, आपके रिसीवेबल्स जो हैं वो अफेक्ट करेंगे इससे। आप बाकी कस्टमर के साथ 2 मंथ्स कर रहे हैं, मेरे साथ 6 मंथ्स कर रहे हैं। क्यों? मैं आपकी पेरेंट हूँ, मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूँ। ये चीज़ देखनी है। और इसी तरह फाइनेंस कर रहे हैं, फेवरेबल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है हमारी गारंटी की वजह से।
Transaction non-current assets. Non-current assets. Fixed assets. Favorable terms of cost or financing. और फिक्स एसेट बाय कर रहे हैं, फेवरेबल आपको टर्म ऑफ कॉस्ट और फाइनेंसिंग मिल रहा है. फेवरेबल टर्म ऑफ कॉस्ट और फाइनेंसिंग. फिक्स एसेट्स, फेवरेबल टर्म्स ऑफ कॉस्ट और फाइनेंसिंग. राइट. Transactions, guarantees for loans and overdrafts. Guarantees for loans and overdrafts. Potential impact without which they wouldn't have been granted. आप गारंटीज देते हैं लोन्स की और ओवरड्राफ्ट, इसके बगैर उनको रिलेटेड पार्टीज को फैसिलिटी नहीं मिल सकती थी. विदाउट विच दे वुड नॉट हैव बीन ग्रांटेड. सो सच ट्रांजैक्शंस may or may not be at arm's length, i.e. normal commercial terms. Such transactions may or may not be at arm's length, i.e. on normal commercial terms. Even where related party transactions are at arm's length, it is still important to realize that they are related party transactions. Even where related party transactions are at arm's length, it is still important to realize that they are related party transactions. This is because it is quite possible that they would not have occurred. This is because it is quite possible that they would not have occurred but for the relationship. Okay, so related parties transactions जो हैं वो उनको देखना consolidated point of view से very important है. So next, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. कंसोलिडेशन में गुडविल को कैसे ट्रीट करना है. कंसोलिडेशन में गुडविल को कैसे ट्रीट करना है. द वैल्यू ऑफ अ कंपनी विल नॉर्मली एक्सीड द वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट्स. द वैल्यू ऑफ अ कंपनी विल नॉर्मली एक्सीड द वैल्यू ऑफ इट्स नेट एसेट्स. आपके नेट एसेट से आपकी वैल्यू एक्सीड है, वो उसका डिफरेंस क्या होता है, गुडविल. दिस गुडविल रिप्रेजेंट्स assets not shown in the statement of financial position of the acquired company, such as the reputation of the business. ये जो आप गुडविल हम बात कर रहे हैं, this asset not shown in the SFP of the acquired company, such as the reputation of the business. आपको हमने शुरू में आई थिंक जब हम intangible assets की बात कर रहे थे, how to report intangible assets, research and development and goodwill, copyrights and patents, हमने आपको ये बताया था कि आई थिंक मैंने डिस्कस किया था कि गुडविल जो है, परचेज गुडविल अलाउड है आपको एसएफपी में लाने के लिए. कौन सी परचेज? सेल्फ जनरेटेड, सेल्फ क्रिएटेड गुडविल नहीं आ सकती. तो जाहिर बात है, आपने अगर किसी कंपनी को एक्वायर किया है और उसको आपने नेट एसेट से ज़्यादा पे किया, डिफरेंस आपने गुडविल पे किया है, लेकिन ये गुडविल जो जिस कंपनी को आपने एक्वायर किया उसकी तो एसएफपी में शो नहीं थी. दिस गुडविल रिप्रेजेंट्स एसेट्स नॉट शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द एक्वायर्ड कंपनी, सच एज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस. पॉजिटिव गुडविल. पॉजिटिव गुडविल क्या करते हैं? पॉजिटिव गुडविल एक कैपिटलाइज एज इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स. गुडविल को कैपिटलाइज करते हैं एज एन इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स. कैपिटलाइज एज एन इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स. टेस्टेड एनुअली फॉर पॉसिबल इम्पेयरमेंट. ये ट्रीटमेंट है, हम जनरल भी डिस्कस करें कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैपिटलाइज करते हैं इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स को, जिसमें गुडविल आई थी. इम्पेयरमेंट टेस्ट होता है एनुअली कि कहीं गुडविल इम्पेयर्ड तो नहीं होगी है, जैसे हम एसेट्स इम्पेयर्ड हमने पढ़ा था. तो गुडविल की भी टेस्ट एनुअली फॉर पॉसिबल इम्पेयरमेंट्स. टेस्ट एनुअली फॉर पॉसिबल इम्पेयरमेंट्स. सिमिलरली amortization of goodwill is not permitted by the standard. amortization आप इसकी नहीं कर सकते गुडविल की according to the standard. impairment of positive goodwill. अगर आप देखते हैं कि impairment हो गई है गुडविल की, पॉजिटिव गुडविल मीन के नेट एसेट से ज़्यादा आपने पे किया, आपकी पॉजिटिव ही गुडविल है ना. आप एक कंपनी की वर्थ 10 मिलियन थी, सब एसेट्स मिला के कंपनी की वर्थ 10 मिलियन, आपने 15 मिलियन पे किया, 15.
सो 5 मिलियन जो आपने ऊपर पे किया वो आपने गुडविल पे की है। दैट गुडविल आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, उसकी एनुअल इम्पेयरमेंट भी आप करेंगे। इम्पेयरमेंट ऑफ पॉजिटिव गुडविल, इफ गुडविल इज कंसिडर्ड टू हैव बीन इम्पेयर्ड ड्यूरिंग द पोस्ट एक्विजिशन period, it must be reflected in the group financial statement. Dear student, this is an important point. If goodwill is considered to have been impaired during the post acquisition, post acquisition क्या होता है, आपने सब्सिडी एक्वायर की, एक होता प्री एक्विजिशन, एक्विजिशन से पहले, हायर करने से, बाय करने से, सब्सिडी बनाने से पहले, लेकिन पोस्ट एक्विजिशन बाद में। If goodwill is considered to have been impaired during the post acquisition period, during the post बाद में period, it must be reflected in the group financial statement. It must be reflected in the group financial statement. If goodwill is considered to have been impaired during the post acquisition period, उसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करेंगे। आपने सब्सिडी एक्वायर की, उसके बाद आपने देखा कि गुडविल इज कंसिडर्ड टू हैव बीन इम्पेयर्ड, कोई इस तरह की सिचुएशन है, तो आप अपने एसएफवी में इसको रिफ्लेक्ट करेंगे। नेगेटिव गुडविल, नेगेटिव गुडविल क्या होती है? नेगेटिव गुडविल arises where the cost of the investment is less than the value of net assets purchased. Negative goodwill arises where the cost of the investment is less than the value of the net assets purchased. आपकी कंपनी की वर्थ थी 10 मिलियन, आपने कंपनी बाय की 8 मिलियन में, ये आपकी नेगेटिव गुडविल। लेकिन FRS 3 does not refer to this as a negative goodwill. FRS 3 does not refer to this as negative goodwill. Instead, it is referred to as a bargain purchase. आपकी कंपनी की वर्थ 10 मिलियन थी, आपने बार्गेनिंग कर ली, आपने देखा कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को सेल नहीं कर सकते, आपने बार्गेन किया और आपने 10 मिलियन की कंपनी 8 मिलियन में बाय कर ली, तो बार्गेन हुआ। However, this is commonly used term. Although FRS 3 इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 3 जो है वो नेगेटिव गुडविल को रेफर नहीं करता, लेकिन ये टर्म कॉमनली यूज की जाती है नेगेटिव गुडविल। पॉजिटिव गुडविल तो है, नेगेटिव गुडविल यूज की जाती है, लेकिन नेगेटिव गुडविल नॉर्मली क्या होती है, इसको बार्गेन परचेज हम कहते हैं, जब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट परचेज। ठीक है, आपके नेट एसेट कंपनी की वैल्यू या नेट एसेट की वैल्यू 10 मिलियन थी, आपने 8 मिलियन बाय कर ली, तो ये बार्गेन परचेज है, बार्गेन परचेज है। लेकिन कॉमनली टर्म जो यूज हो रही है वो इसको हम नेगेटिव गुडविल कहते हैं। मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस इज टू अराइज इज अ मिस स्टेटमेंट ऑफ द फेयर वैल्यूज ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड अकॉर्डिंगली द स्टैंडर्ड रिक्वायर्स दैट द कैलकुलेशन इज रिव्यूड। मोस्ट लाइकली ये होता है कि हो सकता है कि आपके जो एसेट्स हैं एंड लायबिलिटीज वो फेयर वैल्यू पे नहीं है, मार्केट वैल्यू पे नहीं है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर है। मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस टू अराइज इज अ मिस स्टेटमेंट ऑफ द फेयर वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड अकॉर्डिंगली द स्टैंडर्ड रिक्वायर्स दैट द कैलकुलेशन इज रिव्यूड। आफ्टर सच अ रिव्यू एनी नेगेटिव गुडविल remains is credited directly to the income statement. Remaining is credited to the income statement. जब ये रिव्यू हो जाए उसके बाद भी कोई नेगेटिव चीज आती है, एनी आफ्टर सच रिव्यू एनी नेगेटिव गुडविल रिमेनिंग जो है वो कहाँ पे चार्ज होगी, क्रेडिट डायरेक्टली टू द इनकम स्टेटमेंट। आफ्टर सच रिव्यू एनी नेगेटिव गुडविल रिमेनिंग इज क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द इनकम स्टेटमेंट। After such a review, any negative goodwill remaining is credited directly to the income statement. Okay, good. Now we'll see. अब देखें हमने इसको सारी चीजें देखी कि ये सब कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिलेटेड पार्टीज, यस। और अब हम देख रहे हैं प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स। जब आप सब्सिडी को हाई करते हैं, प्री इक्विजिशन पहले के रिजर्व्स और बाद के रिजर्व्स को कैसे डील करना है। प्री इक्विजिशन प्रॉफिट्स, आपने सब्सिडी को हायर किया, उसने पहले के प्रॉफिट बनाए हुए थे,
पहले का उसको कैसे आप डील करेंगे कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स आर द रिजर्व्स which exist in a subsidiary company at the date when it is acquired. Pre-acquisition profits क्या होते हैं? Are the reserves which exist in a subsidiary company at the date when it is acquired. When it is acquired, जब आपने कंपनी को acquire किया उस टाइम पे reserves पड़े हुए हैं, profits or the reserves. They are capitalized at the date of acquisition by including them in the goodwill calculation. वो प्रॉफिट्स आप कैपिटलाइज करेंगे और गुडविल कैलकुलेशन में करेंगे, ये इसका ट्रीटमेंट है। तो आपको ज़हन में होना चाहिए जब आप किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं, अपनी सब्सिडरी बनाते हैं, उस टाइम पे उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट पड़े हुए हैं, प्री प्रॉफिट जो आपने एक्वायर करने से पहले उसने प्रॉफिट अर्न किए हुए हैं, उसको कैसे डील करेंगे? उसको ऐसे डील करेंगे कि वो कैपिटलाइज होंगे एट द डेट ऑफ एक्विजिशन उस टाइम पे बाय इंक्लूडिंग देम इन द गुडविल कैलकुलेशन। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स क्या है? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स आर प्रॉफिट्स मेड एंड इंक्लूडेड इन द रिटेन अर्निंग्स। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स आर प्रॉफिट्स मेड and included in the retained earnings of the subsidiary company following acquisition. Post acquisition profits हैं कि जो after acquisition earn हुए, included in the retained earnings और retained earnings में पड़े हुए हैं. They are included in the group retained earnings. जब आपकी subsidiaries हैं उन्होंने post acquisition profits बनाए हुए हैं, acquire करने के बाद profit earn किया हुआ है, वो आप जो है वो आप ग्रुप में जो रिटेन अर्निंग्स होती हैं जो आप अपने नेट प्रॉफिट के बाद जो टैक्सेस और डिविडेंड डिक्लेयर के बाद रिटेन अर्निंग पड़ी है, रिटेन अर्निंग्स में इंक्लूड करेंगे. दे आर इंक्लूडेड इन ग्रुप रिटेन अर्निंग्स. दे आर इंक्लूडेड इन ग्रुप रिटेन अर्निंग्स. पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट्स मेड एंड इंक्लूडेड इन द रिटेन अर्निंग्स and subsidiary company following acquisitions. They are included in group retained earnings. They are included in group retained earnings. Group reserves. Group reserves को कैसे जो हैं वो ये कैसे डील करेंगे? When looking at the reserves of the subsidiary at the year end, e.g. revaluation reserves, a distinction must be made between. For example, हमारे subsidiaries के reserves हैं, हम उनको कैसे डील करेंगे? Those reserves of S means subsidiary, जहाँ S और P है, S means subsidiary, P is parent. Those reserves of S which existed at the date of acquisition by P and pre-acquisition reserves, जिसको हम कहते हैं. The increase in the reserves of S which arose after P, post-acquisition reserves. Add with the retained earnings, only the group share of post-acquisition reserves of S is included in the group statement of financial positions. Dear students, very clear है ये जो हमने रिटेन अर्निंग्स के पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स के बारे में है, ऑलमोस्ट वही रिजर्व्स के बारे में पॉलिसी है, गाइडलाइंस हैं कि अगर रिजर्व्स एस के विच एग्जिस्ट एट द डेट ऑफ एक्विजिशन बाय पी है, हम उसको प्री एक्विजिशन रिजर्व कहेंगे, उसका हमारे से कोई लिंक नहीं है. प्री एक्विजिशन रिजर्व्स पहले के आगे में, लेकिन जो इंक्रीज हुए इन द रिजर्व्स ऑफ एस विच अरोज आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ पी एज विद रिटेन अर्निंग्स, ओनली द ग्रुप शेयर. आपने एक्वायर की कंपनी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन जो थे वो प्री एक्विजिशन थे, उसमें आपने कंपनी एक्वायर की तो वो आप की तरफ आए, लेकिन जब पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स हैं जो आपका शेयर है, अब आपने 51% लिए या 71% लिए, 81% लिए, जो आपका शेयर है प्री का भी और पोस्ट का भी, वो आप लेके आएंगे ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में. एज विद रिटेन अर्निंग्स, ओनली द ग्रुप शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स ऑफ एस इज इंक्लूडेड इन द ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. एज विद रिटेन अर्निंग्स, ओनली द ग्रुप शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स ऑफ एस इज इंक्लूडेड इन द ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये सब जो हम टॉपिक बिट देख रहे हैं ये सारे अप्लाई होते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, और ये थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास जब है तो आप इजीली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनको कंसीडर कर सकते हैं. व्हाट इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट?
What is non-controlling interest? In some situation, a parent may not own all of the shares in the subsidiary, e.g. if parents owns only 80% of the ordinary shares of subsidiary, there is a non-controlling interest of 20%. Note, however, the parent still controls as. अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। कंट्रोलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि ये नॉन कंट्रोलिंग का मतलब है आप अगर लेट्स सी 80% एक कंपनी को ओन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, वो आपकी सब्सिडरी है 80%, तो 20% जो है वो नॉन कंट्रोलिंग है, 20% आपका किसी और का है, ठीक है। आप अपनी बुक्स में उसको मिनॉरिटी कहते हैं, ठीक है, हमारा नहीं है, वो किसी और का है। 80% हमारा है और 20% किसी और का है हमारी कंपनी है, हम उसको कंट्रोल करते हैं, हम स्टिल उसको कंट्रोल भी करते हैं और हमारी सब्सिडरी है, लेकिन 20% इज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। इसको कैसे डील करते हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कंट्रोलिंग एसेट्स एज पी पेरेंट्स कंट्रोल सब्सिडरी एस इन द consolidated statement of financial position include all of the net assets of S to show control। देखें, अगर हमारा 80% कंट्रोल आपकी कंपनी में, तो हम आपके सारे एसेट्स, इवन 51%, हम आपके सारे एसेट अपने अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करते हैं टू शो द कंट्रोल। ऐसे है ना, टू शो द कंट्रोल इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूड ऑल ऑफ द नेट एसेट ऑफ एस टू शो कंट्रोल, राइट। गिव बैक the net asset of H which belongs to non-controlling interest within the equity section of the consolidated statement of financial position। Give back the net asset of subsidiary, जो 20% है वो आप उनको वापस कर, पहले आप सारा शो करते हैं फिर उसको वापस करते हैं। ये कैसे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल पोजीशन की बैलेंस शीट देखें, उसमें आप उसको देखें, एट द बॉटम पार्ट पे वो मिनॉरिटी इंटरेस्ट माइनस किया होता है। पहले आप सारा ग्रुप में शो करते हैं, फिर जितना भी आपका 20% है या आपका 70 है तो 30% है, 51% है तो 49% हो गया। सो गिव बैक द नेट एसेट ऑफ एस विच बिलोंग्स टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट विद इन द इक्विटी सेक्शन ऑफ द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आप कभी भी किसी भी कंपनी की जिनकी सब्सिडीज है उनकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें, इक्विटी सेक्शन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ लिखी होगी जिसमें लिखा होगा कि ये 20% या 30% हमने लेस किया है। क्यों लेस किया? तो हमने पहले सारा ऐड किया था, फॉर एग्जांपल हमारा 80% था तो हमने 100% ऐड किया, अब 20% हम लेस कर रहे हैं, उसको हम मिनॉरिटी कहते हैं। इनको आप आउट कर दें तो आपका बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है कि आप मेरी सब्सिडरी है, आपकी कंपनी, हमारा 80% आप में इंटरेस्ट है, शेयर्स है। हमने पहले पूरी आपके जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो अपने इनकॉर्पोरेट की अपनी इनकम स्टेटमेंट में, अपनी बैलेंस शीट में पूरी 100%, लेकिन हमारा शेयर कितना आपकी कंपनी में 80% है। तो इक्विटी सेक्शन में आप जाके देखें, विद इन द इक्विटी सेक्शन ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देखेंगे गिव बैक माइनस होगा 20%। क्लियर? सो दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। किसी भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप देखें, आप उसमें देखेंगे कि ये चीज मेंशन है। इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग, इंट्रा ग्रुप के अंदर ट्रेडिंग, सब्सिडी की पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स की सब्सिडी के साथ, इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग हमने पहले भी पीछे भी इसको टच किया है। पेरेंट्स एंड सब्सिडी मे वेल ट्रेड विद ईच अदर लीडिंग टू द फॉलोइंग पोटेंशियल प्रॉब्लम एरियाज। ये जो 5 एरियाज हैं डियर स्टूडेंट्स, इसमें प्रॉब्लम आती है रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आती है प्रॉब्लम। जो इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग हो रही है, एक तो हमने रिलेटेड पार्टीज देखा ना, वही है, लेकिन इसमें करंट अकाउंट्स बिटवीन पीएनएस, पेरेंट्स एंड सब्सिडी के करंट अकाउंट्स आपस में, लोन्स हेल्ड बाय वन कंपनी इन अनदर, डिविडेंड्स एंड लोन इंटरेस्ट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टॉक, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, राइट। करंट अकाउंट, अब ये जो 5 ट्रांजेक्शन्स हैं, जो एग्जांपल्स आपको दिए हैं, फॉलोइंग पोटेंशियल प्रॉब्लम एरिया, ये जब कंपनी इंट्रा ग्रुप का क्या मतलब है? पेरेंट्स एंड सब्सिडीज आपस में कर रही हैं, पेरेंट्स एंड पीएनएस, पेरेंट्स एंड सब्सिडीज आपस में कर रही हैं, इनकी कैंसिलेशन होती है आफ्टर एडजस्टमेंट्स। जब आप ग्रुप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इन 5 पॉइंट्स को आफ्टर एडजस्टमेंट आपने
इंटर कंपनी हो रही है आपको कैंसिल करना पड़ता है, क्यों? इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन हो रही हैं। सो दीज आर अमाउंट्स ओइंग विद द ग्रुप रादर देन द आउटसाइड। हमने आउटसाइड तो ट्रांजेक्शन नहीं है, पेरेंट्स और सब्सिडीज ने आपस में ट्रांजेक्शन की हुई है। क्या की हुई है? ये की हुई है, सेल्स किया हुआ नॉन करंट एसेट्स को, सेल ऑफ स्टॉक किया हुआ है, और लोन हेल्ड बाय कंपनी, आपस में लोनिंग की हुई है, आपस में ट्रांजेक्शन की है, आउटसाइड नहीं की है। दीज आर अमाउंट्स ओइंग विद इन द ग्रुप रादर देन आउटसाइड। These are amounts owing within the group rather than outside the group. Therefore, they need to adjust. Therefore, they need to adjust and must not appear in the consolidated statement of financial position. ये उसमें शो नहीं होती होंगी। इनको एडजस्ट करते हैं, इन अमाउंट्स को, इन एरियाज को जो आपस में ट्रांजेक्शन होती है। इन सिंपल वे आपको पता होना चाहिए, जो भी पेरेंट एंड सब्सिडी की इंट्रा ग्रुप आपस में जो ट्रांजेक्शन हुई है, किसी भी स्टॉक की हुई है, लोन की हुई है, डिविडेंड्स की हुई है, इंटरेस्ट की हुई है, जो ये हमने आपको बताई है 5 आपस में ट्रांजेक्शन है, इनको एडजस्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही है, और ये अपीयर नहीं होती, मस्ट नॉट अपीयर इन दी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ऑलराइट, एंड एट द एंड देखते हैं एसोसिएट क्या होता है। एक तो होगी ना सब्सिडरी, सब्सिडरी वो होता है जिसके अंदर आपका 50% शेयर एंड अबव, वो आपकी सब्सिडरी है, उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको आप अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जमा करते हैं, इंक्लूड करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं। IAS 28 defines an associate as an entity over which the investors has significant influence and that is neither a subsidiary nor an interest in joint venture. आपका इन्फ्लुएंस है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, लेकिन आपकी सब्सिडियरी नहीं है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस is the power to participate in financial and operating policy decisions of the investee, but is not control or joint control over those policy. I repeat it again, significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee, but is not control or joint control over those policies. Significant influence is assumed with a shareholding of 20 to 50%. 50% and above is subsidiary, 20 to 50% वो है आपका एसोसिएट, और 20% से नीचे जो होती है 1 to 19% वो सिंपल इन्वेस्टमेंट होती है। सो 20% से 50% के दरमियान आपकी एसोसिएट, 50% से अबव 99, 100 जो भी कहते हैं वो आपकी सब्सिडरी। सब्सिडरी को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड करते हैं। एसोसिएट के बारे में एक लाइन होती है, अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट अकॉर्डिंग टू IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 क्या है? द इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज नॉर्मली यूज्ड टू अकाउंट फॉर एसोसिएट इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इक्विटी मेथड उसको यूज करते हैं। द इक्विटी मेथड शुड नॉट बी यूज्ड इफ द इन्वेस्टमेंट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। आपने कोई एसोसिएट है आपकी, लेकिन हेल्ड फॉर सेल है, बेचने की लिखी है, तो इक्विटी मेथड यूज नहीं होगा, वो फिर अकॉर्डिंग टू IFRS 5 होगा। यस, द पेरेंट इज exempted from having to prepare consolidated accounts on the group that it is itself wholly or partially owned a subsidiary of another company IFRS 10। जो पहले हमने बताया किस सिचुएशन में पेरेंट exempted है कि वो consolidated फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बनाए, इस सूरत में कि वो खुद किसी का पेरेंट है, सब्सिडरी है, खुद किसी की सब्सिडरी है, होली और पार्शली ऑन सब्सिडी ऑफ अनदर कंपनी। सो इक्विटी मेथड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। जो एसोसिएट्स की एसोसिएट जो होते हैं, क्या होती है एसोसिएट कंपनीज? आपका किसी कंपनी में 20% से 50% के दरमियान में शेयर है, कंट्रोल है, इन्फ्लुएंस है, वो आपका एसोसिएट है। और इसकी ट्रीटमेंट है कि इक्विटी मेथड से करें, और इक्विटी मेथड शुड नहीं होना चाहिए जब अगर आपने वो आप द इन्वेस्टमेंट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। जो आपने इन्वेस्टमेंट की है 25% की है, 20 से ऊपर की हुई है, 50 से कम की है, एसोसिएट्स है आपकी, लेकिन वो हेल्ड फॉर सेल है, आगे बेचने के लिए, फिर आप उसको नहीं शो करेंगे। या पेरेंट कंपनी जो है वो होली और पार्शली एग्जेम्प्टेड है, ओन सब्सिडी फॉर अनदर कंपनी, उसको फिर IFRS 10 डील करता है। फेयर वैल्यू एंड द एसोसिएट्स। If the fair value of associate net assets at the acquisitions are materially different from their book value, the net assets should be adjusted in the same way as for subsidiary. आपने किसी एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट की है, फॉर एग्जांपल आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की 25%,
तो पहले तो आपको ये क्लियर हो कि जो आपने 25% इन्वेस्टमेंट की है ये आपकी क्या है। आप कहेंगे ये मेरे एसोसिएट्स हैं। क्यों? ये उस डेफिनेशन में आता है 22 IS 28 क्या कह रहा है, 20 to 50% के दरमियान कोई इन्वेस्टमेंट आपने की है वो आपका एसोसिएट है, राइट। तो आपने 25% की एसोसिएट है। अब आपने जब इन्वेस्टमेंट की एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, जब आपने एक्वायर किया उसको, कंपनी को 25% इन्वेस्टमेंट किए, अगर उसके नेट एसेट्स जो है नेट एसेट्स, वो उनमें मटेरियल डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बुक वैल्यू से, उसके मटेरियली डिफरेंट फ्रॉम देयर बुक वैल्यू, उसके फेयर वैल्यू जो मार्केट वैल्यू है और बुक वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फर्क है, उसकी बुक वैल्यू बता रही है 10 मिलियन के एसेट्स हैं, लेकिन मार्केट में वो 30 मिलियन या 40 मिलियंस के हैं। बहुत मटेरियल डिफरेंस है, मोर देन 200%। 10 मिलियन बुक वैल्यू बता रही है, 30 मिलियन फेयर वैल्यू बता रही है, मार्केट वैल्यू बता रही है। देन the net assets should be adjusted. The net assets should be adjusted in the same way as for subsidiary. The net assets should be adjusted in the same way as for subsidiary भी आप लेते हैं उसी तरह उसके net assets भी adjust करेंगे. So my dear students, this is all about consolidation of financial statements. आज हमने बिट्स में सारी चीज़ें देखी हैं, गुडविल को कैसे ट्रीट करते हैं, फेयर वैल्यू को कैसे ट्रीट करते हैं, एसोसिएट्स को कैसे डील करते हैं, इंट्रा ग्रुप्स को ट्रेडिंग को कैसे डील करते हैं, अकाउंटिंग फॉर नॉन कंट्रोलिंग एसेट्स क्या हैं, इंटरेस्ट क्या हैं, ग्रुप रिजर्व्स, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, नेगेटिव गुडविल, पॉजिटिव गुडविल, इन चीज़ों को हम कैसे, रिलेटेड पार्टीज को कैसे डील करते हैं. सो दिस इज ऑल रेलिवेंट टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आप देखें डिफरेंट IFRS थे, डिफरेंट गाइडलाइंस थी, और अगर आप इसको वन बाय वन चीज़ को जाके देखेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की काफ़ी चीज़ों को कवर कर लिया है. अब ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हमारे 2 लेक्चर्स थे, लास्ट लेक्चर्स एंड टुडेज लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर एंड टुडेज लेक्चर, इसमें आपकी अपनी इनपुट मस्ट है. आप सेल्फ स्टडी करें, बुक कंसल्ट करें, थोड़ा और नॉलेज में इनकॉर्पोरेट करें, एंड गो फॉर रिसर्च एंड डिस्कशंस, एंड देन जो आपके पास नॉलेज होगा कंसोलिडेट प्रिंट आउट एटलीस्ट 1 or 2 कंपनीज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिंट आउट करके लें, प्रिंट आउट करके सामने रखें. जो आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है आप अप्लाई करें. कोई आपको ये नहीं कह रहा कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं. मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके सामने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी की पड़ी है, एंड यू आर गोइंग टू फॉर इंटरप्रिटेशन. ठीक है ना, आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये क्या चीज़ है. आप उसको जब देखेंगे, आप है ये जो आपके पास थियोरेटिकल नॉलेज है फॉर रिपोर्टिंग पर, रिपोर्टिंग क्या है, अकाउंटिंग गाइडलाइंस आप रिपोर्ट कर रहे हैं. यू आर नॉट मेकिंग बट यू शुड नो हाउ टू मेक इट. यू डन दिस इन योर प्रीवियस सेमेस्टर्स. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई होंगी, बैलेंस शीट बनाई होंगी, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाई होंगी. यहाँ पे एक आपने रिपोर्ट कैसे करना है, और रिपोर्टिंग में ये जो हमने सारे चीज़ें पढ़ी हैं, ये आप देखेंगे कौन सी चीज़ के साथ एलिमेंट लग रही है, क्या एसोसिएट बनाई, सब्सिडी बनाई, ये चीज़ें सारे, ये जो पॉइंट्स है, इसमें 4-5 पॉइंट्स मैंने आपकी सेल्फ स्टडी के लिए छोड़े, ताकि आपको अपना इंटरेस्ट भी डेवलप हो. आपने जितनी चीज़ें ये देखी मैंने आपको बताया, आप सेल्फ स्टडी करें. 3-4-5 पॉइंट्स इंटरेस्टिंग, वो इसमें इनकॉर्पोरेट कर दें, एंड दैट्स इट. फिर आपका इंशाल्लाह जो नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट करते हैं बीइंग एन MBA स्टूडेंट, आपके पास इंशाल्लाह उससे ज़्यादा होगा. So this is all from my side today, and I hope you enjoyed my all lectures. Yes, and don't forget कि जो मैं फर्स्ट डे आपको फर्स्ट लेक्चर में मैंने एडवाइस किया था कि आपके लिए not for this subject, for all other subjects, revision is very important. सेल्फ स्टडी आप ज़रूर करें, और सेल्फ स्टडी का मतलब है कि आप बाकी काम बंद करके कुछ 1-2 आवर्स बिल्कुल उसको देखें, अपनी बुक्स को देखें, अपने नोट्स को देखें, साथ डिक्शनरी यूज़ करें, अपना नॉलेज इन्हांस करें. उसके बाद आप थोड़ी सी रिसर्च करें. उस रिसर्च और सेल्फ स्टडी के बाद डिस्कशन करें. जब डिस्कशन कर लेंगे ना आप थिंक अबाउट दिस कि आपको अब कौन से एरिया ऐसे हैं जिसमें आपको मोर फोकस करने की ज़रूरत है. जब आपकी ये हैबिट डेवलप हो जाएगी, बिलीव मी, आपके पास कोई टॉपिक हो, कोई एरिया हो, कोई सब्जेक्ट हो, आप देखेंगे आप उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं. स्टूडेंट्स करते क्या हैं, सेल्फ स्टडी करते नहीं हैं, कोई रिसर्च करते नहीं है, ना कोई डिस्कशन करते हैं, बस टीचर के नोट्स हैं उसको देखें, वहाँ भी देख लें. नहीं, जो हमारे सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जिनके अच्छे ग्रेड्स आते हैं, जिनके अच्छा CGP होता है,
ये वो इस पर अमल करते हैं। तो आई एम होप कि आप इस पूरे सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह देखेंगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस में आपने बहुत से स्टैंडर्ड्स देखे हैं, बहुत से डिफरेंट टॉपिक्स देखे हैं। ऑलमोस्ट ऑब्वियसली दिस इज नॉट पॉसिबल टू कवर 100% टॉपिक्स। फ्यू टॉपिक्स जो रह जाते हैं वो असाइनमेंट्स में आ जाते हैं या आप उसको सेल्फ स्टडी भी कर लेते हैं, लेकिन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कवर मैक्सिमम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एरिया। ओके, सो गुड लक टू यू एंड इंशाल्लाह विल मीट अगेन इन आवर एनी अदर सब्जेक्ट इन फ्यूचर। किसी भी सब्जेक्ट से मुलाकात हो सकती है। सो कीप इट अप एंड गुड लक टू यू। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।